देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे महिला आरक्षण पर सुप्रीम शरण। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, जहां महिलाओं के सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण समाप्त करने के फैसले पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि राज्य की महिलाओं के अधिकारों की हर संभव रक्षा की जाएगी, जिसके चलते कल मुख्य सचिव एसएस संधू ने इस पूरे मामले पर न्याय विभाग और कार्मिक अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अब राज्य सरकार मजबूत तर्कों और पूरी कानूनी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में महिलाओं की 30% आरक्षण पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। इससे राज्य सरकार बेहद ही नाराज है और अपने हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने की तैयारी कर रही है। चर्चा आज इसी पर, महिला आरक्षण पर सुप्रीम शरण। इससे पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश निवासी ऋचा शाही व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को बिना अनारक्षित उत्तराखंड महिला श्रेणी में सामान्य महिला उम्मीदवारों के लिए मेरिट सूची को संशोधित करने और अंकों की कटौती को फिर से जारी किया जाए, ताकि बेहतर अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं को इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिल सके। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण खत्म करते हुए राज्य सरकार ने 2006 के शासनादेश से इन महिलाओं को आरक्षण पर रोक लगाने के साथ ही याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए थे। हमने एक याचिका दायर की थी, जिसमें हमने डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को चैलेंज किया था, जिसमें कोर्ट ने 2006 के गवर्नमेंट ऑर्डर को स्टे कर दिया था। आज हमने फर्दर पिटिशंस फाइल किए। उसमें कोर्ट ने एक नई जनरल वुमेन्स कैंडिडेट लिस्ट को रिवाइज करने के लिए कहा। अभी केवल पिटिशनर्स के लिए ओपन नहीं है, सभी महिलाओं के लिए ओपन है। वहीं भाजपा का कहना है कि हमारी भाजपा की सरकार महिलाओं के प्रति पहले से ही काफी संवेदनशील है और पहाड़ की भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से यहाँ की महिलाएं मेहनती हैं और महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो उच्च न्यायालय में रोक लगी है उस पर अब सरकार निर्णय ले रही है। जल्द ही महिलाओं के आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय में इसकी सुनवाई हो, ताकि पहाड़ की महिलाओं को इंसाफ मिल सके। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के प्रति, उनके सम्मान के प्रति बहुत संवेदनशील है और जो महिला आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई है, उस पर पार्टी ने और सरकार ने आगे माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने का मन बनाया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी की है, वो निश्चित रूप से उनको लाभ मिल पाएगा और आने वाले समय में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उनको न्याय मिल पाएगा। अब विपक्षी दल यह मानते हैं कि सरकार ने हाईकोर्ट में ही अच्छे ढंग से तैयारी नहीं की और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दी। अब सरकार एक सरूपा और छोड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट जाकर 30% आरक्षण पर लगी रोक पर महिलाओं को न्याय दिला पाएगी। ये भी सगुफा है। उन्होंने हाईकोर्ट में भी बहुत अच्छी पैरवी नहीं की, तभी हाईकोर्ट ने इसका डिसीजन लिया कि महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो बात कर रहे हैं, वो भी एक सगुफा है। मुझे नहीं लगता कि उसकी पैरवी वो करके महिलाओं को न्याय दिला पाएंगे। आम आदमी पार्टी का भी मानना है कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट जाने से पहले अच्छे से होमवर्क नहीं किया और इसी वजह से हाई कोर्ट ने 30% महिला आरक्षण के मुद्दे पर रोक लगा दी। आज के युग में महिला पढ़ाई लिखाई में, स्किल्स में बहुत आगे आ चुकी हैं
तो इसमें आम आदमी पार्टी का ये स्पष्ट कहना है कि जो राज्य सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है वो ठीक ढंग से अपनी तैयारी करे, जिससे कि वो पक्ष ठीक रख पाए। क्योंकि पूर्व में ये देखा गया है कि कई मुद्दों पर राज्य सरकार द्वारा पक्ष ढिलाई से रखा गया, जिससे कि चीजें खराब हुई। तो राज्य सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखे। अब तक याचिका पर कोर्ट ने अपना डिसीजन यही दिया है कि भारत के संविधान में राज्य सरकार को मूल निवास यानी डेमोसाइल के आधार पर आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। अभी तक राज्य सरकार इसके आधार पर महिलाओं को 30% आरक्षण दे रही थी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यह कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, इसलिए 30% आरक्षण वाले शासनादेश पर रोक लगा दी गई है। अब सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक और जहां पर उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने ठीक तरीके से पैरवी नहीं की। अगर पैरवी की हो गई होती तो हाईकोर्ट इस पर रोक नहीं लगाती। महिलाओं के आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण अब समाप्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका कहना है कि वो महिलाओं को न्याय दिलाकर रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब आपने हाईकोर्ट में ही सही तरीके से पैरवी नहीं की तो आप सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कैसे करेंगे। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज ध्यानी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कार्तिकेय हरिगुप्ता जी अधिवक्ता हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में कार्तिकेय हरिगुप्ता जी के साथ ही करना चाहूंगी। कार्तिकेय जी, सबसे पहले तो मैं इस पूरे मामले को आपसे समझना चाहूंगी ठीक तरीके से कि एक और जहां पर महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात कही जा रही तो वही हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। क्या वजह है? मैं चाहूंगी कि आप संक्षिप्त में इस बात को बताएं। It's a very precise and legal issue and we have pleaded before honorable court के जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में नहीं है। ये केवल यूनियन पार्लियामेंट इसको कर सकती है कानून बनाकर। तो इन बातों पे प्राइमा फेसाई कोर्ट हमारी बात से सेटिस्फाई होकर तब ये ऑर्डर्स किए गए हैं और इट्स ए इंटरिम ऑर्डर। और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने फर्स्ट राउंड ऑफ ऑर्डर्स में केवल पिटिशनर्स को अलाउ किया और जब दूसरा ऑर्डर हमने करवाया तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने सभी के लिए ये ऑर्डर किया है। और अब उत्तराखंड कमीशन को ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो महिलाओं की जो लिस्ट है उसको रिवाइज करें और जो सभी महिलाएं हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाए। और जो उत्तराखंड डोमिसाइल होल्डर जो महिलाएं थी वो कैटेगरी डिलीट करके एक रिवाइज मेरिट लिस्ट बने और तब एग्जाम हो। इट्स ए प्रिसाइजली लीगल इशू, बाकी और उसमें कुछ ऐसा नहीं है। और फाइनल हियरिंग के लिए अभी समय है, 11 अक्टूबर ऑनरेबल कोर्ट ने फिक्स किया। लेट अस होप व्हाट हैपेंस। ठीक है कार्तिकेय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे और भी इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। पीसी थपलिया जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और अभी जो अधिवक्ता जी ने कहा है जी, वो एक बहुत ही मतलब शानदार तरीके से उन्होंने इसको पेश किया है। लेकिन मेरा मानना ये है कि डोमिसाइल बेस पे हमें मिला है। पहले हमें उत्तर प्रदेश ने 2% आरक्षण हमारे पर्वतीय मूल के लोगों को दिया है। एजुकेशन में दिया है, मेडिकल सर्विस उसमें दिया है इन्होंने। मेडिकल और इंजीनियरिंग में हमारे लिए उत्तर प्रदेश में आरक्षण था। तो उस समय ऐसी बात क्यों नहीं आई होगी कि ये संविधान में नहीं है? ये सवाल एक क्वेश्चन मार्क है हमारे आगे। यूं लगता है कि इस चीज को बखूबी से नहीं पेश किया गया। उस समय जब ये समस्या उत्तर प्रदेश में रखी गई थी तो उस समय ये रखा गया था कि पहाड़ के पर्वतीय मूल के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको दूर दूर जाना पड़ता है स्कूलों में और उनका जो शिक्षण का है वो मैदान के लोगों से उतना ज्यादा अच्छा नहीं रह पाता, इसलिए वो कंपटीशन में नहीं आ पाते। इसलिए उस समय माननीय स्वर्गीय
हेमवती नंदन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और हमें ये आरक्षण उत्तर प्रदेश में मिला था। अब सवाल उठता है कि उत्तराखंड वैसे तो एक छोटा सा राज्य है, लेकिन इसकी जो पर्वतीय अवधारणा थी उसको ध्वस्त करने वाली भी यही भाजपा है। हमने पहले ही कहा था कि हमें पर्वतीय जो हमारा अवधारणा थी आंदोलन की, उसके लिए हमने लड़ा था। इन्होंने समग्र मैदान में आज जितने पहाड़ के हमारे एससी भाई हैं, एसटी भाई हैं, उनको भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हरिद्वार हमारा बहुत ही एससी बहुल्य राज्य स्टेट है और सारा आरक्षण हमारा भाइयों का, पर्वतीय भाइयों का, क्योंकि पहाड़ में हमारे सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास ये दलियान नहीं है जिनके कारण हम अपना पेट भर सके। हमारे पास खच्चर, घोड़ा, गाड़ी, रिक्शा चलाने के लिए भी वहां पे ऐसी संभावनाएं नहीं मिलती हैं। इसलिए हमारा एकमात्र जो साधन है वो नौकरियां होती हैं। इसलिए पर्वतीय मूल को ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार इसमें दोगलापन कर रही है। वो मैदान को भी साधना चाहती है, पहाड़ को भी साधना चाहती है, और मेरी समझ में नहीं आता कि इसको कोर्ट के बोल में रखकर ही खत्म करना चाहती है। क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी को कहते तो हैं कि हम महिलाओं की पीड़ा देखते हैं, लेकिन अगर इन्होंने महिलाओं की पीड़ा देखी होती तो रामपुर तिराहा का न्याय हमें दिलाया होता, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया है। इन्होंने हमेशा हमारे पीठ पे छुरा भोंका है और आज ये घड़ियाली आंसू बहाकर हमारे ऐसी करना चाहते हैं। हम इन पे कतई विश्वास नहीं करते। जिस तरह से नरेंद्र तिवारी जी ने ये जो हमें ये सौगात दी थी, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों को ये सौगात मिली। हमारे कई लड़के आज, महिलाएं आज नौकरियों में हैं उनकी इस कानून के बदौलत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में, उनके जाल में हम फंस रहे हैं। और उन्होंने ऐसा नया मुख्यमंत्री, उनके पास ताश के पत्तों की तरह नेता है कि वो बदलते रहते हैं मुख्यमंत्री, और हर मुख्यमंत्री हर मुखौटा एक नई बात करके हमारे सामने आता है। अब देखते हैं कि ये मुखौटा है कि ये हकीकत है कि पीएचडी जो हमारे पुष्कर सिंह धामी है, ये सैन्य पुत्र, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। क्योंकि इन्होंने भी पूरा उत्तराखंड का दशक दे दिया है और 2025 को उत्तराखंड स्वर्ग बन जाएगा उसका सपना दिखाना शुरू कर दिया है। आज उत्तराखंड जिस तरह से जी ठीक है थपलियाल जी, मैं समझ सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आरक्षण बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन देखना होगा। फिलहाल इसमें सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट में भी इस तरीके से जैसे कि कहा जा रहा है कि सरकार ने दलीलें पेश नहीं की। सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। सुनीता विद्यार्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और आपसे जानना चाहूंगी, आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि आपने हाईकोर्ट में ठीक तरीके से पैरवी नहीं की और यही वजह है कि हाईकोर्ट को आरक्षण पर रोक लगानी पड़ रही। अनम्यूट करें खुद को सुनीता जी। सुनीता जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। सुनीता जी अनम्यूट करें खुद को। सुनीता जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। शिशपाल सिंह बिश जी। हाँ जी, अभी आवाज पहुंच रहा है? जी जी जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आज देखिए मसूरी जो हमारा एक आज बहुत जो दिन है, सबसे पहले तो मैं मसूरी कांड में जितने भी हमारे शहीद भाई बहन हैं उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि पूरे प्रदेश की ओर से अर्पित करती हूँ। और ये जो दर्द थपलियाल भाई साहब ने बोला, ये दर्द हमारे हम में भी है, हम भी इन्हीं के परिवारों से हैं और उत्तराखंड की ही माटी में जने बने हैं और हम लोगों में भी उतना ही अपने प्रदेश की जनता के लिए भाव है, सम्मान है, जितना बाकी हमारी जनता सामने रखती है। तो राज्य सरकार की जहां तक ये बात आती है, जो महिला क्षैतिज आरक्षण की 30% की जो बात हो रही है, हमने पहले ही स्पष्ट किया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और पूरी जोर से इसकी पैरवी करेंगे और अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। तो ये कोई शिगुफे नहीं छोड़े जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरे हमारे कार्मिक और न्याय विभाग के जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं, जो भी लीगल काउंसिल है, उन लोगों को हमने स्टैंडिंग लीगल काउंसिल जो हमारे साथ में है, हम लोग ने पूरा प्रारूप बना लिया है। और जो यहाँ पे जैसे हाई कोर्ट से जो रोक लगी है, उसके पीछे भी एक तर्क था कि भारत के संविधान में इस प्रकार की कोई भी सुविधा जो है राज्य सरकार की महिलाओं के लिए नहीं है। तो उसका हमारे पास तोड़ है। हमारे पास जो हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थिति
समस्याएं हैं, जो हमारी बहनों की चुनौतीपूर्ण भरा जीवन है और जो स्थितियां हैं प्रदेश की, और जिस प्रदेश की माटी को आज प्रदेश जिन मातृशक्ति के द्वारा बनाया गया है, ये सभी हमारे बहुत मजबूत आधार हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग संविधान के अनुच्छेद 15(3) में ये प्रावधान है कि हम लोग महिलाओं और राज्य के बच्चों के भविष्य के लिए हम इस तरीके का राज्य सरकार जो है कानून बना सकती है। तो यही सब आधार बना के हम पुरजोर से अपनी जो हमारी SLP हम लोग दायर करने जा रहे हैं वो पूरी तैयारी के साथ दायर होगी और हम लोग जीतेंगे। हमारी बहनों को जो मूल जो डोमिसाइल पे जो आरक्षण है 30% का, उसको हम लेकर रहेंगे। ठीक है सुनीता जी, रुकिए, मैं वापस आऊंगी आपके पास, इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। शीशपाल बिष्ट जी, क्या कुछ कहना इस पूरे मामले को लेकर? इसके बाद मैं मनोज जी आपका रुख करूंगी। शीशपाल जी अनम्यूट करें, शीशपाल जी खुद को। देखिए यसी जी, जहां तक ये आरक्षण पर हाई कोर्ट के निर्णय से जो ये बवाल मचा है, इस पर सीधे सीधे जैसे मेरे से पहले भी जिन प्रवक्ताओं ने कहा, उन्होंने एक ही बात की है कि राज्य के अंदर जो सरकार ने जो इस पर उदासीनता, पहले जो सरकार की उदासीनता है वो इसके लिए बड़ी दोषी है। अब अगर कल मुख्य सचिव बैठक कर रहे हैं SS संधू न्याय विभाग के साथ, तमाम जो है लीगल काउंसलर और कंसल्टेंट के साथ, तो ये पहले क्यों नहीं, क्योंकि ये याचिकाएं तो पहले से वहां पर चल रही होंगी हाई कोर्ट में, तो वहां अगर सरकार पहले इतनी जागृत हो जाती, मुख्य सचिव अगर पहले इतनी चिंता कर लेते राज्य के लोगों को, आज हमें सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ नहीं लगानी पड़ती। और ये राज्य जो है मात्र शक्ति की शहादत और आंदोलन से जो है बना राज्य है, इसमें जो है उत्तराखंड की महिलाओं का इतना बड़ा योगदान है, ये सरकार को पता होना चाहिए था। और यहाँ पर बोल के ये नहीं होता कि हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। भावनाओं की कद्र आज आप कह रहे हैं कि हम तमाम ये करेंगे, लीगल ये रास्ते हैं, अलाने हैं, तो भाई आप पहले देखिए 2006 का जो है यहाँ पर ऑर्डर है, उत्तराखंड का शासनादेश है, उसके तहत क्या ये शासनादेश अभी तक काम नहीं कर रहा था? आओगे सुनीता जी। ये तमाम लोगों को इसका लाभ नहीं मिला यहाँ पर क्या, या अब ये जो पिटिशनर गए उसके बाद कहीं नहीं, ये देखिए सरकार की बड़ी, राज्य सरकार की बड़ी चूक है। और ये लगातार केवल मातृशक्ति के मामले में, महिला आरक्षण के मामले में ही नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा मामला है, उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है। इतना आंदोलन से निकला हुआ राज्य, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए सरकार को। आज युवाओं के साथ यहाँ ऐसे ही छल हो रहा, आप देखिए भर्ती के मामले में, अभी महिला आरक्षण के मामले में सरकार अगर ऐसी घोर लापरवाही करेगी, इसको उत्तराखंड की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप कहें कि अब साहब हम तमाम एक्सपर्ट से सलाह रहे हैं, अब आपके मुख्य सचिव जागृत हो रहे हैं, अभी तक आपकी उदासीन थे, इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। राज्य की जनता निश्चित जवाब लेगी और इनको महिला आरक्षण को राज्य की जनता से कोई छीन नहीं सकता, ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। इसकी अगर यहाँ पर सरकार अगर कोई चूक करेगी तो यहाँ फिर बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है शीशपाल जी। हमारे साथ मनोज झानी जी भी लगातार बने हुए हैं। मनोज झानी जी, क्या कुछ कहना इस पूरे मामले को लेकर, जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं को लेकर सजग हैं, महिलाओं के हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वही दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि जो पैरवी अब आप करने जो आ रहे हैं उससे पहले आप क्या कर रहे थे? पहले तो जितने भी पैनल के सभी सदस्यगण हैं, मैं सभी को अपना दंडवत प्रणाम कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा चर्चा का विषय आपने लिया है और आपका न्यूज़ चैनल हर समय बढ़िया मुद्दे उठाता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। परिप्रेक्ष्य में ये बहुत जीवित मुद्दा है। देखिए, किसी भी राज्य को अपनी नीति निर्धारित करने का अधिकार होता है जी, इसीलिए भीतर विभिन्न प्रदेशों का गठन होता है जी। जो प्रदेश अपने यहाँ अपनी महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर पाते, वो यहाँ आकर चाहते हैं कि हमारी जो राज्य की व्यवस्था है उसके अंदर सेंधमारी कर सके। ये उत्तराखंड की महिलाओं के अधिकारों के साथ यहाँ की नीति के ऊपर कुठाराघात करने से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा, तमाम पैनलिस्ट अभी जो बोल रहे थे उन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही है, राज्य सरकार यहाँ पर पूरी तरह से निकम्मी सिद्ध हुई है। इसका कारण बताता हूँ मैं। इस जजमेंट के भीतर, अगर ये जजमेंट मेरे हाथ में है, इस जजमेंट के भीतर बिंदु
जो जज साहब का ऑर्डर है उसमें 20 नंबर बिंदु पे उन्होंने ये बात रखी है और कहा है, मैं इसे पढ़ के सुना देता हूँ। लर्नेड काउंसिल भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। However, as already noticed above, we are prima facie of the view that state government cannot merely by issuing a government order provide for reservation for women candidates on the basis of their domicile in the matter of public employment। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर एक शासनादेश के आधार पर नहीं कर सकती है। यानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, गवर्नमेंट को एक्ट पास करना चाहिए था उत्तराखंड की विधानसभा में और तब 30% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए था। ये हमारी सरकार ने नहीं किया है, ये छल हो रहा है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार और जितनी पिछली सरकारें हैं जो विपक्ष में बैठे हैं जिन्होंने आंखें खोलनी चाहिए थी उन्होंने। मनोज जी, मैं चाहूंगी कि इस बात को एक बार फिर से जरा आप कोट करके बताइए। मैं ये जज साहब का है 20वां नंबर का बिंदु है जी। इसमें वो कह रहे हैं, however as already noticed above we are prima facie of the view, यानी कोर्ट ये व्यू पे है स्टेट गवर्नमेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट मेयरली बाय इशूइंग ए गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी गवर्नमेंट सिर्फ शासनादेश के आधार पर नहीं दे सकती, दे सकती है लेकिन इट हैज टू ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस और एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू ये एक्ट नहीं आ रहे हैं, बार पिट रहे हैं और यही कारण है कि हमारे जो लर्नेड काउंसिल्स जो स्टेट के हैं वो अपनी पॉलिसीज को डिफेंड नहीं कर पा रहे कोर्ट्स में और एक के बाद एक जगह उत्तराखंड के जो हार होती जा रही है, प्रत्येक मुद्दे में हार होती जा रही है। मतलब कितना भी पवित्र मुद्दा हो, अगर हाईकोर्ट अगर ये भी कह दे कि यमुना जी और गंगा जी को मानव के समान दर्जा दिया जाना चाहिए तो वो भी आगे जाकर पिट जा रहा है। कारण कि उस पर जो एक्शन होना चाहिए, जो नोटिफाइड एक्ट का एक्शन होना। ठीक है मनोज यानी जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन चूंकि ब्रेक का वक्त हो चुका है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जोड़ हाजिर होते हैं। खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, प्यार से समझा। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सर वो कौन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे, तभी तो हम हैं सर वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार 8 बजे और जेलेंस्की की चिवटता रविवार रात प्रबुद्ध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के आरक्षण को लेकर। 30% आरक्षण की बात राज्य सरकार कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई। हाईकोर्ट में जब इस पर याचिका दायर की गई, उसमें राज्य सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे,
लेकिन विपक्ष का कहना है कि आपने हाईकोर्ट में ही ठीक तरीके से दलीलें नहीं दी। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं और लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं उमा जी का रुख करना चाहूंगी। उमा जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? उमा जी अनम्यूट करें खुद को। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार जो है, वर्तमान सरकार खासतौर पे जिस तरीके से महिलाओं के विरोध में हमेशा काम करती है, तो हमें साफ नजर आता है, विपक्ष हो चाहे मीडिया हो, कोई भी व्यक्ति इस बात को हजम ही नहीं कर सकता कि हाईकोर्ट में सरकार हार गई या हाईकोर्ट के जज साहब को ये समझाने में नाकामयाब रहे कि हमें 30% क्षैतिज आरक्षण की आवश्यकता महिलाओं को है। इसका मतलब आपने वहां पर लचर पैरवी की है, इसका मतलब आपने वहां सही तरीके से तथ्यों को नहीं रखा। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस समय जो सिनारियो खाली उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में जिस तरह का सिनारियो चल रहा है, उसमें सरकार जो कुछ भी करना चाहती है वो हाई कोर्ट के थ्रू करवा देती है। बहुत तो कोई भी केस हो, आप किसी भी केस को देख लीजिए, सरकार जो कुछ करना चाहती है वो जजों के थ्रू करवा देती है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन वहां पर भी मानव बैठे हैं, वहां पर भी मनुष्य बैठे हैं। और सरकार अगर उतनी मजबूती के साथ पैरवी करेगी नहीं तो उनको मालूम होता है कि हमें इसमें क्या डिसीजन देना है। क्योंकि तो देखिए, हाईकोर्ट वाले तो जो भी हमारे जजेस हैं, वो तो जो तथ्य सामने रखे जाएंगे उस पर उनको डिसीजन देना पड़ेगा। आप पहले ही इतने लचर पैरवी वहां पर कीजिए कि जज साहब के पास मजबूरन वो वही निर्णय दे जो आप सुनना चाहते हैं। और इस तरह का ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के तमाम मामले पहले भी आए हैं। और इस समय बीजेपी की सरकार जो यहाँ पर बैठी हुई है, बहुत सीधी सी बात है, ना तो उनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे हैं, ना उनके पास जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको देने के लिए पैसे हैं। हम बार बार आप अपनी गरीबी का रोना रोने के लिए बैठ जाते हैं। वो बात अलग है कि आप 800 करोड़ रुपए में बड़े बड़े आप यहाँ पर अपने ऑफिस बना रहे हैं, वो एक दूसरी बात है, डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि महिलाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ भाषणों में बात होती है। उत्तराखंड महिलाओं का प्रदेश है, महिलाओं ने अपनी जान पर खेलकर उत्तराखंड बनाया है, इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर होती है। लेकिन ना तो महिलाओं को स्कूली शिक्षा में, ना महिलाओं को सही तरीके से नौकरी में, और ना महिलाओं को कहीं किसी दूसरी तरह से आरक्षण दिया जाता। आज केंद्र में सरकार आपकी है, 303 सांसद आपके हैं, राज्यसभा में भी आप लगभग बहुमत पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद महिला आरक्षण बिल, सबसे बड़ा जो राजनीति में जो महिला आरक्षण बिल है, वो आज तक बीजेपी सरकार पास नहीं कर पाई है और ना करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि महिला आरक्षण बिल पास हो जाए और 33% से भी ज्यादा महिलाएं आकर हम पार्लियामेंट में बैठ जाएं या विधानसभाओं में बैठ जाएं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार महिलाएं वहां पर आकर बैठ गई तो आप लोगों की जो मोनोपोली चल रही है इस समय देश में, वो नहीं चलेगी। महिलाएं आएंगी तो महिलाओं के हकों के बारे में बात करेंगी। इसलिए सीधी सी बात है, महिलाओं को उतना मजबूर कर दीजिए, उतना उनको दबा दीजिए, उतना उनको देवी बनाकर सम्मान जरूर दीजिए, लेकिन उनको ग्राउंड पर हक मत दीजिए। और यही मनोवादी संस्कृति बीजेपी वालों की है और हम इस संस्कृति का ही और इस मनोवाद का ही हम लोग विरोध करते हैं। फिर से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने पैरवी इतनी कमजोर की कि माननीय हाईकोर्ट को आपके हिसाब से ही डिसीजन देना पड़ा। और सरकार बात करती है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कब जाएंगे और वहां पर भी जाकर किस तरह से काम होगा, मुझे धामी सरकार पर बिल्कुल विश्वास नहीं। ठीक है सुनीता जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कार्तिकेय जी का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि उमा जी जब बोल रही थी तो कार्तिकेय जी मुस्कुरा रहे थे, मैंने उनको मुस्कुराते हुए देखा। कार्तिकेय जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? लगातार आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि सरकार ने ठीक तरीके से पैरवी नहीं की। अभी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं मनोज ध्यानी जी, वो भी कह रहे थे कि ये हो सकता था, लेकिन सरकार की मंशा नहीं क्लियर है। नहीं मैडम, ऐसा मुझे कोई डाउट नहीं है। आई डोंट एग्री विद एनी ऑफ द पैनलिस्ट ऑन दिस इशू कि सरकार ने पैरवी नहीं की या सरकारी वकीलों ने मेहनत नहीं की। Everybody did their part and I saw learned advocate general himself argued the matter और बहुत उन्होंने कोशिश की। बट ये सब लीगल इश्यूज हैं और ऑनरेबल कोर्ट के जो व्यू है उसमें डिपेंड करता है। हमने अपने कार्तिकेय जी, अभी मनोज ध्यानी जी कह रहे थे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू ये बिल्स नहीं आते, यही वजह है कि ये नहीं आ पाते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट में भी इस तरीके के फैसले सुनाई पड़ते। तो ये क्या प्रावधान है और क्यों ये सरकार फिर इस तरीके से काम क्यों नहीं कर रही है? मंशा नहीं है? इट्स ऑल्सो अगेन ए लीगल इशू। गवर्नमेंट ऑर्डर पास्ड एज पर आर्टिकल 166 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and the legislative enactment, parliamentary legislation and other bylaws, ये सब law की definition में आते हैं। They all are law, बशर्ते उनकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, वो ढंग से पूरी तरीके से अपनाई गई हैं या नहीं, ये ऑनरेबल कोर्ट एग्जामिन करता है
और particularly every panelist is accusing government advocates. I am not able to understand all this. To my understanding, every government advocate tried their best, and to repeat, learned advocate general also tried his best. कार्तिकेय जी, यहाँ पर सरकारी वकीलों को कुछ नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर सरकार को कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा नहीं है तो वकील भी क्या करेंगे। And another, I heard somebody was saying कि सरकार जो कोर्ट से चाहती है वो कहलाती है। This is absurd. ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, these are legal issues. Every day cases come and they are decided on the merits and demerits of the cases. And the government has decided to approach Honorable Supreme Court. उमा जी, मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सुनीता जी का रुख करना चाहूंगी। सुनीता जी, क्योंकि काफी ठीक है कार्तिक, मेरी उस बात का भी जवाब ले लीजिएगा। मैं डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ। शायद आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 ऑनरेबल जजेस मीडिया के सामने आकर बोलते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, और उसके बाद हम 5 सालों में आज हमारी जुडिशरी की क्या हालत हो चुकी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 साल पहले अगर वो ये बोल रहे थे तो आज हमारी जुडिशरी की क्या हालत है। आप वकील हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, शायद आपकी चारों तरफ किताबें लगी हुई हैं, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ बात नहीं कर सकते। आज देश के हालात जो हैं उस पर वकीलों को भी, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको सही और सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। उमा जी, कार्तिकेय जी हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे इस बिल को लेकर ही, आरक्षण को लेकर ही इन्हें आज इस पैनल में शामिल किया गया है। खैर, सुनीता जी अपनी बात को पूरा कर सकती हैं, अनम्यूट करें खुद को। देखिए, मैं यहाँ पे आज बड़ी स्तब्ध हूँ उमा सिसोदिया जी को, क्योंकि मैं बहुत मैच्योर उनको मानती हूँ और कई मुद्दों पे वो अपनी राय भी देती है, अपने सुझाव भी दिए, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने कटघरे में कोर्ट को ही, ऑनरेबल हाई कोर्ट को ही खड़ा कर दिया, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। क्योंकि अगर इस तरीके से हम लोग सोचेंगे तो आप बताइए कि आप तो खुद विश्वास ना करने वाले लोगों में से हो, आपको तो किसी पे भी विश्वास नहीं है, खाली अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के अलावा। तो यहाँ पे बाकी जो जनता है जो देख रही है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के अगर जजेस की बात हो रही है, अगर वहाँ के लॉयर्स की बात हो रही है, एक्सपर्ट की बात हो रही है, मैडम उन लोगों ने अपने 40-45 वर्ष उस शिक्षा को दिए हैं, तब जाके वो अपनी दलीलें रख रहे हैं यहाँ पर। तो ये बोल देना कि आप बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस विषय पे तो आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो हम सबके लिए एक समान अधिकार के लिए बात करते हैं और वो हमारे प्रदेश की जनता के लिए सही तरीके से चीजें रखते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा उठा है, अगर ये एक्ट के थ्रू आता, अगर ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू एक्ट बनता और विधानसभा के थ्रू आता, तो निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ ध्यानी जी से कि उन्होंने ये बात कही, ऐसे भी प्रावधान अगर हो सकते हैं तो जरूर होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि कुछ अधीनस्थ आयोग की महिलाएं कोर्ट जाती हैं और वो अपने आरक्षण की बात करती हैं, क्योंकि जैसे 2006 की उन्होंने बात की कि एनडी तिवारी जी की सरकार में 2001 में इसको लाया गया, फिर 10% से 20% हुआ, उसके बाद उन्होंने 30% किया। तो देखिए, कोई भी सरकार रही है, महिलाओं के लिए कभी भी कोई उस तरीके से मैंने उदासीन नहीं देखे जहाँ पे बड़े मुद्दे आते हैं। और ये बड़े मुद्दों में अगर इस तरीके से आप की जो गवर्नमेंट है दिल्ली में बैठ के अगर उत्तराखंड में इस तरीके से इंटरफेरेंस करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी सही दलील रख पाएंगी, क्योंकि देखिए कोर्ट पे हर किसी को विश्वास है। सुनीता जी, आप सुमा जी को टारगेट तो मत ही करिए फिलहाल, क्योंकि मुझे उन सवालों के जवाब चाहिए जो अन्य विपक्षी दल भी पूछ रहे। उमा जी, मैं आऊंगी, मैं काफी देर बाद सुनीता जी के पास आई हूँ, मुझे उनसे कुछ सवाल जवाब करने। सुनीता जी, राज्य सरकार मातृशक्ति के साथ पूरे तरीके से खड़ी है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम पूरी। सुनीता जी, देखिए, इससे पहले हाईकोर्ट में बहुत मामले गए हैं, मुझे लगता है शायद ये जो चारधाम में जो मामला हुआ था जिसमें साधु संत नाराज चल रहे थे, मुझे ठीक तरीके से वो याद नहीं आ रहा है, उस मामले में भी शायद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उसमें भी उत्तराखंड सरकार का कोई भी ठीक तरीके से एक्शन नजर नहीं आया था, उसमें ठीक तरीके से दलीलें नहीं पेश की गई थी और यही वजह कि वो मामला काफी दिनों तक चला था। धामी जी उस वक्त मुख्यमंत्री बन गए थे। ऐसा होता है दलीलों की जहां तक बात देवस्थानम बोर्ड को लेकर, जी देवस्थानम बोर्ड को लेकर शायद ये मामला गया था, तो हमेशा सरकार पर ये आरोप क्यों लगते हैं कि सरकार को जो काम नहीं करना होता है उन मामलों में हाईकोर्ट से ऐसे फैसले आते हैं, फिर सरकार को झटका लगता है, फिर सरकार कहती है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, सरकार कहती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी।
से उम्मीद होती है, इसीलिए जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को अच्छे से उठाएगी और हमें न्याय दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी पे पूरा प्रदेश आज भरोसा कर रहा है और इसी उम्मीद से हमने देखिए यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी मात्र आरक्षण के लिए जो है पूरे तरीके से पुरजोर से पैरवी करेगी। अब देखिए संविधान में अगर उस चीज के लिए वहां पे वो उस तरीके का कानून ही नहीं बना हो तो ये तो संसद का काम है। अगर किसी भी राज्य सरकार में अगर ये कानून होता तो हमारी सरकार उसमें प्राथमिकता से अपना रोल निभाती, लेकिन ये वाला जो राज्य सरकार में जो आरक्षण का मुद्दा है ये संसद से पारित होता है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, हमने कहा कि हम लोग अपने राज्यों की, क्योंकि ये राज्य ही मातृशक्ति की देन है, आज कोई इस बात को झुठला नहीं सकता है। हम सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं किसी न किसी रूप से आंदोलनकारी परिवारों से हैं और हमने वो चीजें देखी है। थपलियाल भाई साहब ने यहाँ पे कहा कि मुजफ्फरकांड में न्याय नहीं मिला, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, सबकी पीड़ा हमारे सामने है। तो ठीक है सुनीता जी, ठीक बात है, रुकिए वापस आऊंगी आपके पास। उमा जी कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद मनोज ध्यानी जी मैं आपके पास आऊंगी। सुनीता जी ने अभी एक बात बोली है कि मैंने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। सुनीता जी आप मेरी उसी बात का जवाब दीजिए जो मैंने क्वेश्चन गुप्ता जी से पूछा था कि आज से 6 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट के वकील आकर सुप्रीम कोर्ट के जज आकर बोलते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें ऊपर दबाव बनाया जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारी जुडिशरी की क्या हालत है आप लोगों की हिटलरशाही सरकार के सामने। आप दिल्ली की बात कर रही हैं, दिल्ली प्रदेश की जुडिशरी की बात कर रही हैं आप, उत्तराखंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट के माननीय जो जजेस की बात कर रही हूँ सुनीता जी, जवाब चाहिए, आज पूरा देश जवाब मांगता है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रही हूँ, वो व्यक्ति जो पूरे देश को न्याय देते हैं, वो व्यक्ति इतने मजबूर हो गए हैं ना आपकी सरकार में कि वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। आप उस चीज को अपने तरीके से सॉल्व करवा सकती हैं, लेकिन अगर आप नेशनल टीवी में जाकर ये कहेंगे कि इस बात का जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है इस बात का, आप बोले नहीं पाएंगे इस पे कुछ। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अपने आप को कितना दबाव में महसूस करते हैं जस्टिस हत्याकांड पर। ठीक है उमा जी ठीक है उमा जी प्लीज, आपके पास जवाब है इस बात का? नहीं, हम लोगों ने तो लॉ की डिग्री भी नहीं की है। आपने तो जो लॉयर एक्सपर्ट है उनको भी आप कटघरे में खड़ा कर रही हो। आपने तो जज पे ही, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज पे ही आप कह रही हैं कि 6 साल पहले ऐसे बात पर क्वेश्चन किया है कि आज हमारे जजेस भी दबाव में है आपको कि बीजेपी सरकार। ठीक है सुनीता जी और उमा जी प्लीज रुक जाइए। मनोज ध्यानी जी मैं आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी, सुनीता जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? ठीक है उमा जी जी नमस्कार। देखिए राजनीतिक दलों को कैट एंड माउस गेम और ब्लेम गेम में बहुत मजा आता है और बार बार डिबेट वहां चली जाती है। मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु ने अपने यहाँ जो वहाँ की महिलाएं हैं उनके लिए 30% का आरक्षण का प्रावधान किया था, बाद में उसे बढ़ाकर 40% किया गया। राजस्थान 30% आरक्षण का है, 5% उसमें विडोज को भी मिल रहा है। खुद अगर केंद्र सरकार की बात करेंगे तो 33% रिजर्वेशन हैं CISF में, CRPF में, उसके अलावा 15% SSB, ITP, ITBPP और जो SSB है उसके भीतर। और मध्य प्रदेश के भीतर एक रिजर्वेशन का ऑलरेडी है। पंजाब में हमने देखा कि 2019 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 33% रिजर्वेशन का वायदा किया था। यही वायदा अमित शाह जी ने त्रिपुरा में 33% का रिजर्वेशन का त्रिपुरा में वहाँ डिक्लेरेशन किया है। और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछले मैनिफेस्टो में यही रिजर्वेशन का मैनिफेस्टो में दिया। यानी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एग्री दैट वुमेन जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, इनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर जब ये सारे के सारे एक कंसेंसस है तो फिर स्टेट के भीतर उत्तराखंड के बारे में वहां पर क्या दिक्कत आ जाती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 2005 में अगर आप जाएं तो आसाम के भीतर आसाम वुमेन रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विसेज एंड पोस्ट एक्ट 2005 में पारित है। एक्ट के माध्यम से दिया गया है रिजर्वेशन वहां वुमेन्स को। ये
जो बेसिक खामी है, अभी एक प्रवक्ता राजनीतिक दल की बोल रही थी कि नहीं पार्लियामेंट कर सकता है, लेजिस्लेचर नहीं करता। लेजिस्लेचर ही करता है। स्टेट में स्टेट लॉज के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है स्टेट करता है, और जो यूनियन ऑफ इंडिया का है यूनियन करती है। तो उत्तराखंड के संदर्भ में उत्तराखंड की सरकार को एक्ट लाना चाहिए, तुरंत एक्ट लाने की प्रोसेस करनी चाहिए, ऑर्डिनेंस को लाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको देखिए बड़ी बेबाकी से एक बात करता हूं, और ये उत्तराखंड का प्रत्येक ही नागरिक करता है कि अगर हमारे यहाँ गवर्नर साहब हैं, कल ही उन्होंने लौटाया परसों उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे उनके 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बिल को लौटाया। काफी महीनों काफी सालों तक बैठे रहे उसमें और कोई डिसीजन नहीं हुआ, बाद में उसे लौटाया है। अब वो अगर एक्ट दोबारा सरकार वापस गवर्नर को होगी तो गवर्नर विल साइन दैट। मैं ये कह रहा हूं कि क्या जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन था, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो असली ताकत थी वो महिलाएं थी, और ये महिलाएं इतनी ताकत होने के बावजूद भी अगर पिछली विधानसभा में देखेंगे तो सिर्फ 5 लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन है हमारा, 6 इस समय है। हमारे यहाँ महिलाएं सिर्फ पहाड़ों से गिरती रहेंगी, उन्हीं पत्तियों के गाय के पत्तियों के लिए जो डालियां हैं उन्हीं चढ़ती रहेंगी, सीढ़ीदार खेतों में वहीं सर खपाती रहेंगी, और हमारा युवा प्लान करता रहेगा। यही चलेगा। यह द बैकबोन ऑफ स्टेट को ठीक करने के लिए इन महिलाओं को ताकत देनी पड़ेगी, और इन महिलाओं को लिए कोई पॉलिसी हमारे स्टेट को करनी चाहिए। दिस इज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट अगर ये पॉलिसी कर रही है तो किसी को अधिकार नहीं है कि उस पॉलिसी में इंटरवीन करे। और मैं ठीक है, मैं ये बात लर्नेड काउंसिल कह रहे हैं, लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि कितने स्टेटों में जाके वो लोग इंटरवीन कर रहे हैं। और अगर ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो उत्तराखंड इज नॉट, उत्तराखंड को कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड की महिला हार्डली नहीं, मैं एक बात रखना चाहता हूँ, उत्तराखंड के जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है जो 36 के आसपास हैं, सब अपने यहाँ 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दें, जनरल कैटेगरी के दें। उत्तराखंड की महिलाएं शिक्षा में इतनी सक्षम है कि यहाँ सारी की सारी उन जॉब्स को कंपीट करके पहुंच सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली माननीय लर्नेड काउंसिल यहाँ पे है और जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी की हुई है। जैसे कई स्टेटों में, मान लीजिए जैसे पंजाब है तो वहां पर उन्होंने एक पंजाबी का पेपर रख दिया है, तमिलनाडु में एक तमिल का पेपर रख देते हैं। बाहर के स्टेट के लोगों के आने के लिए दरवाजा बंद किया हुआ है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि एक उत्तराखंड ऐसा ढोलक हो रखा है जिसको सब आकर बजा जाए, इस तरीके से नहीं चल सकता है। एंड आई एम विद एवरी उत्तराखंड जो मूवमेंट के एक्टिविस्ट हैं, उत्तराखंड के राजनीतिक दल हैं जो उत्तराखंड के हितों के लिए मैदान में उतरना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जन आंदोलन की तरह अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये संघर्ष। मनोज जी ठीक है, इसका जवाब मैं सुनीता जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले शीशपाल जी अपनी बात को, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अनम्यूट करें खुद को शीशपाल जी। ये जी बात वही है कि राज्य सरकार जो आज उत्तराखंड की महिलाओं के प्रति जो उदासीनता बरत रही है, आप देखिए ये आरक्षण का मामला अभी ताजा है, 30% आरक्षण में यहाँ की महिलाएं जो प्रतिभावान छात्राएं वो सब रह जाएंगी। निश्चित है सरकार ने इस दोराहे पे उनको लाके खड़ा कर दिया। अभी आपने देखा कि हमारा हेलंग में मातृ शक्ति को जो है घास काटने से ही जो है सरकार ने रोक दिया, और अभी उस मामले को 2 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक सरकार ने क्या कार्रवाई की। और वहां आपने देखा मुख्यमंत्री ने तो एक कमिश्नर को रिपोर्ट देने के लिए कहा था, अभी तक वो रिपोर्टर वो आएगी भी नहीं। इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर रहे हैं। कल यहाँ पर हलचल जो दिखी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, मैं पहले कह चुका हूं कि ये हलचल पहले दिखती तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना न पड़ता, लेकिन अगर ये गंभीरता के साथ और अगर ईमानदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में इस पैरवी को करते हैं तो निश्चित हम इनका साथ देंगे, क्योंकि राज्य में महिला हितों की जो लड़ाई है, ये आरक्षण की लड़ाई है। यहाँ उत्तराखंड की बालिकाओं का, उत्तराखंड की महिलाओं का अगर कोई हक छीनने का प्रयास करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सरकार को गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ त्वरित इसमें जाना चाहिए, और यहाँ पर एक भी जो है छात्रा का अहित नहीं होना चाहिए। दूसरा पहलू जो यहाँ पर आया है कि राज्य विधानसभा के अंदर, राज्य की असेंबली के अगर इसमें
लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पेशल सेशन बुला करके भी अगर एक्ट रखना पड़े, एक्ट पास कराना पड़े तो क्या हर्ज है, आप करिए ना उत्तराखंड के हितों के लिए। क्योंकि ये अभी राज्य आंदोलनकारियों के साथ भी इसी प्रकार का मामला हुआ, उनका जो 10% आरक्षण का मामला था वहां भी हाई कोर्ट से जो है इसी प्रकार की राज्य सरकार को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वहां पे सरकार ने जो है लचर पैरवी की। तो ये तमाम मामले आखिर उत्तराखंड जो इतने संघर्षों से बना हुए आंदोलनकारियों के साथ, मातृशक्ति के साथ, आज युवाओं के साथ राज्य में क्या हो रहा है, मैं क्योंकि डिबेट को भटकाने नहीं चाहता, आप जानती हैं ये जी। तो तमाम ये कहीं ना कहीं सरकारी उदासीनता है, क्योंकि जो तमाम जो ब्यूरोक्रेट यहाँ बैठे हुए एसी कमरों में मजा ले रहे हैं, यहाँ पर सारे दिन गप्पे हाँकते रहते हैं चाय की चुस्कियों के साथ, ये काम नहीं करते हैं। अगर ये काम कर रहे होते तो आज ये राज्य सरकार को जिल्लत न उठानी पड़ती हाई कोर्ट में, ये जनता के सामने। आप ये अब कह रहे हैं कि तमाम चीजें आप सुझाव दे रहे हैं मुख्यमंत्री को कि जी इसमें ये रास्ता हो सकता है, ये किस आधार पर कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसकी अगर सख्त पैरवी करेंगे? इसका मतलब कुछ शिशपाल जी देखिए, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकार जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट में अगर पैरवी करती है तो वो ढंग से करे। भले ही अब मुख्य सचिव जागे हैं, लेकिन नींद से जागे तो अच्छी बात है ना, इसमें बुराई क्या है? आओगी थपलिया जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, सीधे आपके पास आऊंगी मैं। परंपरा बन गई ना यशी जी, इसलिए दिक्कत हो रही है, इसलिए दुख हो रहा है। ये अलर्ट रहे, राज्य के हितों के मुद्दे पे उदासीन हो जाते हैं। ठीक है शिशपाल जी मैं वापस आऊंगी आपके पास, थपलिया जी का रुख करना चाहूंगी मैं। थपलिया जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, अनम्यूट करें खुद को थपलिया जी। सबसे पहले तो जो हमारे आदरणीय अधिवक्ता जी ने बहुत अच्छे, बहुत सधे हुए शब्दों से वो अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने पहली बारी में एक चीज यूज की थी डोमिसाइल, और दूसरे बार उन्होंने डोमिसाइल शब्द को एक्सप्लेन नहीं किया और उसको वहीं रखकर, और वही मेन चीज है। अगर वो चीज रहेगी और जो अनुभवहीनता हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं में है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा आड़े अभिशाप बन के आ रहा है। क्योंकि ऊर्जा तो है, उछल कूद तो मचा लेते हैं, लेकिन जो समस्या है, कई कानून ऐसे हैं जो स्टेट लेवल में सॉल्व नहीं किए जा सकते, और उसमें डोमिसाइल का भी एक है। उसमें डोमिसाइल का सबसे बड़ा जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो ये नहीं समझते कि 1950 का जो डोमिसाइल कहता है संविधान में, उसमें SC और ST के लिए डोमिसाइल है और सवर्णों के लिए वो नहीं है। अब इसको किस तरह, अब सब लोग हमारे जितने नेता उत्तराखंड के, हर पत्थर पे नेता बैठा हुआ है और अधिकारी तो अपने कपड़े वो बैठ गए हैं, बोल रहा है इनके साथ काम करना क्या, ये अच्छा काम करो तो भी गाली देते हैं, नहीं करो तो भी गाली देते हैं। ये टू मच राजनीति हो चुकी है उत्तराखंड में, यहाँ हर आदमी ज्ञाता है, इसलिए बहुत मुश्किल है काम करना। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी डोमिसाइल की जो है उसको सॉल्व करना है, उसको स्पष्ट करना है राज्य सरकार को। हमारे मुख्यमंत्री जी इसको किस तरह से हल करेंगे, किस तरह से वो संधू साहब इसको हल कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी आड़ा ये आ रहा है कि अभी भी हम लोग जो पर्वतीय मूल के लोग हैं, अभी भी हम अपने को मूल निवासी मानकर जो उत्तराखंड की बाउंड्री के अंदर लोग हैं उनको अनदेखा कर रहे हैं। ये बड़ी समस्या आ रही है जी। अभी इसमें देखना होगा कि सरकार किस तरीके से रुख अख्तियार करती है फिलहाल, ये देखना है जी, बहुत टेस्ट में है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता जी शिशपाल जी कह रहे हैं कि आपके मुख्य सचिव अब क्यों जागे हैं? इससे पहले जब हाईकोर्ट में दलीलें चल रही थी उस वक्त मुख्य सचिव ने ये पहले पूरा ये जो वकीलों के साथ अब वार्ता करेंगे वो पहले क्यों नहीं कर ली? आप चाह रहे थे कि हम हाईकोर्ट से, हमें पहले हाईकोर्ट से फटकार मिले और उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। अनम्यूट करें खुद को सुनीता जी, और बहुत कम शब्दों में चाहूंगी कि अपनी बात को पूरा करें क्योंकि वक्त की भी कमी है। देखिए, भारतीय सरकार के पास पैसे नहीं है वकीलों को देने, पहले भी स्पष्ट किया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी राज्य की मातृशक्ति के साथ खड़ी है और हमने ये बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया, जो भी कमियां रही, जो भी संशोधन करने पड़े, जो भी हमें आधार देना पड़े, हम मातृशक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए सुनीता जी, मनोज ध्यानी जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अब मैं चाहूंगी कि मुख्यमंत्री तक आप इस बात को पहुंचा दें ताकि हमें, हमारे जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं वो, उनके लिए जो प्लानिंग की जा रही है, उनके लिए जो यहाँ पर प्लान बनाया जा रहा है वो उनके काम आ सके।
देखिए वही बात मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे थपलियाल भाई साहब ने कहा कि 1950 का जो मूल निवास डोमिसाइल की हम बात करते हैं वो सिर्फ एक वर्ग के लिए था। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु होते हैं जिनमें हमें गहन उसमें तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अब जो है देखिए हाई कोर्ट से हम लोगों को जो भी हमारे खिलाफ ये जो भी रोक लगी है, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मातृशक्ति के लिए हम लड़ेंगे और अपने अधिकार को लेंगे, क्योंकि हमारे पास जैसे संविधान अनुच्छेद 15(3) की मैंने बात करी, उसमें पूरे तरीके से हमें पर्वतीय स्थानों की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको हम आधार बना सकते हैं और पुरजोर तरीके से हम इस बात को रख सकते हैं और हमें कहीं पे भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे अन्य राज्य सरकारों की बात इन्होंने बताई, अन्य राज्यों की बात बताई, तो हमारे पास तथ्य है और मैं यहाँ पे स्पष्टतया ये बताना चाहती हूँ कि देखिए ये प्रदेश ही मातृशक्ति का दिया हुआ प्रदेश है और लानत है हम पे अगर हम ये अधिकार नहीं दिला पाए अपनी बहनों को। तो हम लोग पुरजोर यहाँ पे कोशिश करेंगे और जी इंतजार रहेगा इस फैसले का भी कि जल्द से जल्द महिलाओं के हित में ये फैसला है। फिलहाल चूंकि वक्त की कमी है, मनोज ध्यानी जी माफी चाहूंगी मैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे देवभूमि के दंगल में महिलाओं के आरक्षण को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार की दलीलें जो थी वो कमजोर थी, सरकार की मंशा साफ नहीं थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है उनका साफ कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। विक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।